हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस एंड एसेंस ऑफ एथिक्स के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फिलोसफिकल डायमेंशंस की बात करी थी, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करा था कि एथिक्स को सारे लोगों को एक समाज के अंदर अपने जीवन के अंदर क्यों उतारना चाहिए और एथिक्स की इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लोगों के लिए क्या है। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि एथिक्स के होने या ना होने से समाज के लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो है तो क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर एथिक्स अगर मिसिंग है सोसाइटी से या किसी कंट्री के एक एलिमेंट से। अब देखो, कंट्री वाइज तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के अगर हम माइक्रो लेवल पर आकर बात करें कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका एक कल्चर है, रहन सहन है, रीति रिवाज और परंपरा है, अगर एथिक्स को वहाँ से खींच कर निकाल दिया जाए तो उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और एथिक्स की इम्पोर्टेंस एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या है कि अगर आप कंट्री को हटा दो, सोसाइटी को हटा दो, रीजन्स को हटा दो, सिर्फ एक इंडिविजुअल की लाइफ में उसकी क्या भूमिका है एथिक्स की। काफ़ी सारी बातें तो वैसे हम इसके कॉन्टेक्स्ट में कर चुके हैं, लेकिन कुछ और बातों को डिकोड करते हैं यहाँ पर। तो राइटर हमें सबसे पहली बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एथिक्स इज अबाउट द चॉइसेस जो कि हम लाइफ में लेते हैं, सर्टेन थिंग्स जो कि हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, विच वी मेक या फेल टू मेक। ऐसी चॉइसेस जो हम या तो डिसीजंस अपने लिए लेते हैं या ऐसी चॉइसेस विच वी फेल टू मेक। तो एथिक्स ना हमें बेसिकली अगेन बात यहाँ पर घुमा फिरा के वही है कि एथिक्स एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक गाइडिंग लाइट का काम तो ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब इसको हम काफ़ी हद तक वैसे प्रूव कर भी चुके हैं, और इस लेक्चर के बाद आपको वो कंप्लीट तरीके से चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगेन थोड़ी सी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल बातें लिखी हुई हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। राइटर हमसे ये कह रहे हैं कि वी आर अवेयर ऑफ आवर कॉन्शियस थॉट्स, ठीक है। अब कॉन्शियस जो चीज़ होती है वो क्या होती है, एनीवन बताओ। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है या कॉन्शियस थॉट्स इसको कहा जा रहा है वो क्या होता है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अवेयरनेस, शाबाश। जागरूकता को हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। जिस चीज़ के बारे में अगर आप कंप्लीट तरीके से अवेयर हो वो है हमारी कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को या कॉन्शियस थॉट्स को हम लोग अवेयरनेस कह सकते हैं। हम लोग अपनी अवेयरनेस के बारे में वाकिफ़ रहते हैं, ठीक है, और उसी अवेयरनेस के बेसिस पर हमारे अंदर एक क्षमता आती है कि हम इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइसेस का मतलब क्या है? देखो क्या है, कोई भी जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस हमेशा आपको एक लर्निंग देता है। अब वो लर्निंग हो सकता है कि आपके लिए एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए या तो शॉर्ट टर्म की लर्निंग का काम कर सकता है या फिर आपको वो जीवन भर की सीख दे सकता है, लॉन्ग टर्म। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर ये है कि जब भी कोई एक एक्सपीरियंस एक इंसान से टकराता है तो वो जो लर्निंग दे रहा है, अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की लर्निंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई भी एक एक्सपीरियंस जब हमें एक लर्निंग देता है, उस लर्निंग के बेसिस पर हम कुछ बेसिकली चॉइसेस बनाते हैं अपने जीवन के अंदर, ठीक है। और राइटर हमसे ये कह रहा है कि वो चॉइसेस इन्फॉर्म्ड हो सकती हैं और इंटेलिजेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा मान लो कि आपका एक इंट्रैक्शन चल रहा है बड़े दिनों से एक पर्सन के साथ, ठीक है। अब उस इंट्रैक्शन के बेसिस पर आपका उस पर्सन के साथ बन रहे हैं कुछ मेमोरीज, बिकॉज आप उसके साथ शेयर कर रहे हो कुछ मूवमेंट्स। अल्टीमेटली इन इंट्रैक्शंस, इन मेमोरीज और इन मूवमेंट्स के बेसिस पर आपके अंदर जो है वो बन रहे हैं आपके दिमाग के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस। आप उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ हिंट्स मिलना स्टार्ट होती हैं, राइट। अब हिंट्स जनरली आपका दिमाग किसी भी सामने वाले पर्सन के बेसिस पर जो आपका दिमाग जनरेट करता है वो दो करता है, या तो ये जो ह्यूमन बीइंग है ये अच्छा है या फिर ये बुरा है,
और कभी कभार हो सकता है कि आप उसको लेकर अनडिसाइडेड भी रहो, क्योंकि कभी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कभी बुरा है, तो यू आर नॉट एबल टू फ्रेम सर्टेन थिंग्स के ओवरऑल ये सामने वाला जो पर्सन और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है कि बुरी है। तो आप उसको अच्छा बुरा ना कहकर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यहाँ पर रख सकते हो। अनडिसाइडेड जो पर्सपेक्टिव है आपका, वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। अब होता क्या है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो अपने बिहेवियर के बेसिस पे ही हमें हिंट्स देते हैं। आपका अगर किसी से इंट्रैक्शन चल रहा है, आप सबसे पहली चीज़ अगर नोटिस करते हो किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में, वो होता है उसका एक बिहेवियर। और उसी बिहेवियर के बेसिस पर आपके दिमाग में सामने वाले पर्सन के रवैये और उसके बर्ताव और उसके स्वभाव के बेसिस पर आपके दिमाग में मेमोरी जनरेट हो रही हैं, और मेमोरी जनरेट हो रही है मूवमेंट्स के बेसिस पर, आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर आपका दिमाग कुछ हिंट्स बना रहा है कि ये सामने वाला पर्सन अच्छा है, बुरा है, या फिर आपका उसको लेकर कुछ एक ऐसा अनडिसाइडेड सा न्यूट्रल सा ओपिनियन है कि यार अभी मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ओवरऑल ये सामने वाला पर्सन है, इसकी पर्सनैलिटी है कैसी, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में हर किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए। अब सामने वाला पर्सन या कोई भी जो एक्सपीरियंस हम जब पर्सन के साथ गैदर करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम कुछ चॉइसेस अपनी लाइफ के अंदर लेते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में बहुत बार एक कैटेगरीज बनती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वी कॉल देम एज नोन पीपल, हम सिर्फ इन्हें जानते हैं। कुछ लोग जो हैं हम उनको कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। कुछ लोग जो हैं हम उनको कहते हैं ये हमारा या हमारी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हो तो आप उनको अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लेते हो। और कुछ लोगों के साथ आप आपको वो एकदम सही लगते हैं, उसका ऑरा आपको मैचिंग लगता है, तो आप उनके साथ मैरिज करने का डिसीजन लेते हो और अल्टीमेटली आप उनको स्पाउस बना लेते हो। अब आपने लाइफ में अगर लोगों को ऐसे क्लासिफाई करा हुआ है, सब लोग करते हैं, ठीक है, बहुत नेचुरल सी बात है कि मैं इस सामने वाले पर्सन को सिर्फ जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और हम इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर के तौर पर सोच पा रहे हैं, हम इसके साथ शादी करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये सभी प्रकार की जो चॉइसेस हमारे सामने होती हैं अवेलेबल, जो हम लेते हैं चॉइसेस, ऑब्वियस ही बात है सामने वाले पर्सन के बिहेवियर के बेसिस पे ही ली जाती हैं। अगर सामने वाला पर्सन का और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि उसको हम सोच सकते हैं, एक पर्सन सोच सकता है उसको अपना हस्बैंड बनाने के लिए या फिर वाइफ बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हाँ यार मेरे उससे टर्म्स एंड कंडीशंस ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो सिर्फ मेरे नोन में है, मैं उसको बस जानता हूँ, हाय हेलो होती है हमारी, जैसे आप जिसको कहते हो ना कि हाय हेलो होती है हमारी सिर्फ। तो ये कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जो कि सामने वाले के बिहेवियर पर, उसके बर्ताव, उसके रवैये, उसके स्वभाव के बेसिस पर हमारा दिमाग एक हिंट जनरेट करता है, और उसी के बेसिस पर हमारा दिमाग अलग अलग प्रकार के लोगों को कंपार्टमेंटलाइज कर देता है। हमारा दिमाग बेसिकली अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स बना देता है कि ये पर्सन यहाँ पर फिट होगा, नोन की कैटेगरी में, फ्रेंड की कैटेगरी में, बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कैटेगरी में, या फिर हम इसको स्पाउस अपना मैरिज पार्टनर के तौर पर, लाइफ पार्टनर के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। और सामने वाला पर्सन भी अगर जहाँ पर आपसे ये चीज़ मैच कर रहा है, अगर आप किसी को बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो और वो भी आपको बेस्ट फ्रेंड मान रहा है या मान रही है, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, है ना। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मैरिज ऐसी चीज़ है कि दोनों लोगों का एक ऑरा और उनकी थिंकिंग पैटर्न, उनका बिहेवियर मैच करना चाहिए। इस पूरी डिस्कशन का सार ये है कि सामने वाला जो भी हमें अपने बिहेवियर के बेसिस पर एक्सपीरियंस देकर जाता है ना, सिर्फ हम उसके बेसिस पर कुछ चॉइसेस बनाते हैं और हमें ऐसा लगता है, अब देखना ध्यान से एक बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हमें ऐसा लगता है कि हमने एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ली है, बनाई है, और एक इंटेलिजेंट चॉइस बनाई है। अब देखना, बातों को थोड़ा सा घुमाते हैं, यू टर्न करते हैं बातों को। सामने वाले ने आपके साथ जैसा बिहेव करा बहुत महीनों और सालों तक, उनकी एक छवि आपके दिमाग के अंदर बन गई। उस छवि के बेसिस पर आप
आपने उस पर्सन को कैटेगराइज कर दिया कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हस्बैंड है, या फिर हस्बैंड बनने के लायक है, ये मेरी वाइफ बनने के लायक है। आप जो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस और इंटेलिजेंट चॉइस जो बना रहे हो, तो वो आप अपनी अवेयरनेस के बेसिस पर बना रहे हो, क्योंकि सामने वाला आपके दिमाग में वो अवेयरनेस पैदा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा अभी अभी आप सारी चीज़ों को भूल जाओ कि सामने वाला कितना चालाक है, या वो आपको धोखा दे सकता है, या ज़िंदगी भर आपके साथ रिश्ते निभाएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, या आपका डाइवोर्स नहीं होगा। सारी चीज़ें आप भूल जाओ। आप हमेशा जीवन में जब भी किसी डिसीजन को लेते हो, मान लो कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप उसको आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सोच रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, अब आप उनके साथ शादी करने का सोच रहे हो, तो जैसे जैसे सामने वाले के बिहेवियर के बेसिस पर आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस बढ़ती जाती है, वो कॉन्शियस थॉट्स बढ़ते जाते हैं, आप अवेयर होते जाते हो, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है बहुत बार कि आपने एक इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंस चॉइसेस ली हैं, डिसीजंस लिए अपनी लाइफ के अंदर। हर कोई ऐसे ही करता है, लेकिन हमारे हाथ में इंटेलिजेंट और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने की प्रक्रिया हमारे हाथ में है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो है किसी भी पर्सन या किसी भी सिचुएशन के अंदर जो हमने चॉइसेस जो चुनी है ना, उसके बेसिस पर हम किसी भी आउटकम को या फिर एंड रिजल्ट को हम नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, हम मतलब बेसिकली सामने वाले पर्सन के व्यवहार को देखते हुए करेंटली कॉन्शियस थॉट्स मतलब वो हैं जिसके बारे में अभी आप अवेयर हो, जो करेंटली आपकी लाइफ का पार्ट हैं। आप उस चीज़ के बारे में रूबरू हो, आप उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में आप अवेयर हो, बट वी कैनॉट डिसाइड आउटकम। आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो कि आज जैसा मैंने किसी को सोचा है, जैसा देखा है, तो ये जीवन भर वैसे ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो आप मुझे एक बात बताओ, चलो अरेंज मैरिज को छोड़ दो, यहाँ पर अगर आप एक टॉपिक को ले लो, डैट इज लव मैरिज, जहाँ पर आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, वो आपने चूज कर रखा है शादी करने के लिए। लव मैरिज में क्या दुनिया में आज तक कभी डाइवोर्सेस नहीं हुए क्या? कभी भी डाइवोर्सेस नहीं हुए क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन दो लोग जो हैं वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे बड़े टाइम से। दो लोग जो हैं उन्होंने एक आपसी सहमति से सलाह मशवरा कर कर आपस में एक दूसरे के साथ शादी करने का सोचा, लेकिन चीज़ें फिर बदल गई और तलाक तक बात पहुंच गई। तो इंटेलिजेंट चॉइस और इन्फॉर्म चॉइस, ये जो दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई ना दोस्तों, ये काफ़ी बार हमारा भ्रम होता है, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने डिसीजन को लेकर तो ये सोचता ही है कि यार मैं राजा है, मैं रानी, मेरे डिसीजन तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैंने तो हमेशा हर चीज़ के बारे में जो सोचा है, जो डिसाइड करा है, मेरे डिसीजन तो हमेशा बेस्ट ही हैं। लेकिन इंसान को जब ठोकर लगती है, तो इंसान को अपने ये इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइस जो इंसान ने बनाई होती है, उसको अपने ऊपर शक होने लग जाता है इंसान को। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? अब यहां पर राइटर आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके डिसीजंस में, या आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, या कोई भी आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें आप एक चीज़ का सहारा लेकर नहीं चलते, और वो है एथिक्स। अब आप कहोगे कि सर ये एथिक्स को अगर हम लेकर चलते भी किसी रिलेशनशिप में, किसी एक सिचुएशन के अंदर, तो उससे क्या ही हो जाता? उससे दोस्तों ये हो जाता है, एथिक्स आपको ये बता देते कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, और वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं। उसमें सिचुएशन टू सिचुएशन, जस्ट लाइक मोरालिटी, मैंने आपको बताया था मोरालिटी में, मॉरल वैल्यूज़ में और एथिक्स में क्या थिन लाइन है। मोरालिटी एंड मॉरल वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव इन नेचर, वेयर एज एथिक्स इज यूनिवर्सल इन नेचर। तो यहाँ पर राइटर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैराग्राफ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन में एक इंडिविजुअल की लाइफ में एथिक्स की क्या भूमिका हो सकती है। और वो भूमिका ये है कि अगर आप अपनी जो इंटेलिजेंस और इन्फॉर्म चॉइसेस हैं, अब इंटेलिजेंट और इन्फॉर्म चॉइसेस अगेन आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, दे आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने डिसीजन को लेकर अपने आप को राजा रानी की तरह ही सोचता है कि भाई मेरे डिसीजंस तो कभी गलत हो ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन के अंदर, मेरी चॉइसेस बेस्ट हैं, मुझे तो लोगों को परखने की इतनी समझ है, मैं तो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ,
और मैं तो कभी किसी के साथ धोखा खा ही नहीं सकता। हर कोई पर्सन जो है वो अपने आप को इतना शातिर, इतना चालाक समझता ही है कि भाई अपने डिसीजंस पे मुझे शक नहीं है। शक उस इंसान को तब होता है जब उसको ठोकर लगती है। अब एथिक्स हमारी यहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं ठोकर लगने से? एक एग्जांपल देकर मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ आपको। सेम एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज एंड कैटेगराइजिंग ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। कि बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले को आप अनएथिकल होते हुए देखते हो, है ना? आपको उसी टाइम पर उनको छोड़कर उस रिलेशनशिप से, कैसा भी रिलेशनशिप हो, यहाँ पर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे, कोई भी आपका, आप जिसको फ्रेंड कह रहे हो, बेस्ट फ्रेंड कह रहे हो, नॉन पीपल की तो चलो क्या ही बात करनी, उनके साथ तो आपकी हाई हेलो है। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कोई भी हैं, अगर आपको सामने वाला अनएथिकल लगता है, हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम उनका ना साथ देने लगते हैं या उनकी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको मैं एक टर्म बताता हूँ, वो चीज़ आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाओगे। हम उनके अनएथिकल होने के बावजूद भी उनको क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? बिकॉज ऑफ डेडली टर्म, सबसे खतरनाक दुनिया की जो टर्म है, डैट इज अटैचमेंट्स। हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा मेमोरीज बन गई हैं सामने वाले पर्सन के साथ, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अब इसको छोड़कर किसी और के पास क्या ही जाना, या फिर ये मेरा इतने टाइम से बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी इतने टाइम से बेस्ट फ्रेंड है, एक दो गलतियां तो चलो हम माफ़ कर ही सकते हैं इनकी। लेकिन उन गलतियों का पैटर्न अगर आपके सामने आपको रिपीट होता हुआ दिखता भी है ना, फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर सिर्फ अपनी अटैचमेंट्स की वजह से करते हो। तो यानी कि अब मुझे आप एक बात बताओ, जब आप सामने वाले को अनएथिकल होते हुए देख रहे हो, आपके साथ बदतमीजी हो रही है रिलेशनशिप में, तो कई रिलेशनशिप इतने ज़्यादा दोस्तों टॉक्सिक हो जाते हैं कि आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, या अपने साथ क्या पता होते हुए आपने देखा हो, रिलेशनशिप में कई लोग मार भी खाते हैं। लड़कियां पिट रही होती हैं अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, फिर भी नहीं छोड़ती उनको, थप्पड़ खाती हैं, बेल्ट खाती हैं, जूते खा रही हैं, गालियां खा रही हैं, अपने वो माँ बाप को उनकी गाली दे रहा है कोई लड़का। लड़कियां भी बहुत हो सकता है कि बदतमीज़ हों लड़कों के प्रति, वो मम्मी पापा तक पहुंच जाएं, या फिर बेसिकली टॉक्सिक हैं, वो अपनी हर गलती को जस्टिफाई करना जानती हैं। अब ऐसे कोई भी हो सकता है, मेल हो फीमेल हो, हम यहाँ पर कोई मतलब एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को ब्लेम कर रहे हैं कि सामने वाला अनएथिकल है, वो टॉक्सिक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उनकी टॉक्सिसिटी को इसलिए झेलते हो बिकॉज आप यहाँ पर नाम देते हो अपनी अटैचमेंट्स को। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे आप एक बात बताओ कि जब सामने वाले को आप टॉक्सिक होता हुआ देख रहे हो और सामने वाले को आप टॉक्सिसिटी की बेसिस पर उसको देख रहे हो कि वो सामने वाला, सॉरी अनएथिक्स नहीं, अनएथिकल होता हुआ आप उसको देख रहे हो, और फिर भी आपने डिसाइड करा है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब आपकी क्या चॉइसेस इन्फॉर्म्ड या इंटेलिजेंट हैं? जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा वो तो आपको बेवकूफ़ ही कहेगा ना, लेकिन पर्सन जो है किस चीज़ में खुश है कि अरे यार जिससे प्यार करा उसी से शादी हुई, यार वाह क्या बात है ना, हमने तो जिससे प्यार करा उसी से शादी करी। अब वो चाहे कितना भी टॉक्सिक हो, और वो टॉक्सिसिटी आप पहले से जानते थे, और क्या पता वो आगे चलकर इतनी आपके ऊपर हावी हो जाए कि एक टाइम के बाद आपका उस पर्सन से मन भर जाए और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाए, तो अल्टीमेटली फिर तलाक लेना आपको सही लगे। हम चीज़ों को बहुत बार हमारे सामने, जिसको आजकल इंस्टाग्राम पे एक वर्ड से बोला जाता है ना, एक इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग वर्ड चलता है, रेड फ्लैग। ये पर्सन, ये बंदी, ये बंदा मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, ये पहले से एक इशारा है कि ये टॉक्सिक है, ये अनएथिकल है। तो इसलिए हमें राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो देखो मैंने आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैरिज बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव से समझाया ये वाली चीज़, लेकिन ऐसे लाइफ में हर एक डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अनएथिकल चीज़ों को देखते हो लेकिन उसे इग्नोर कर देते हो। अब यहाँ पर बात मैंने अटैचमेंट्स की आपसे इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की थी। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ही हर्ट होगे और आपको ही बुरा लगेगा, और यहाँ पर हम बात रिलेशनशिप की और मैरिज की करेंगे ही नहीं, लेकिन आप यहाँ पर एथिक्स को अपने डिसीजंस को एथिक्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इन्फॉर्म्ड या इंटेलिजेंट चॉइस ली है। मान लो कि आप किसी बहुत अच्छी कॉर्पोरेट फर्म के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और इस प्रकार की केस स्टडीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। आप एक कॉर्पोरेट फर्म के अंदर काम कर रहे हो,
आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। मान लो कि आपका 4 करोड़ का सालाना पैकेज लगा हुआ है, आपका 4 करोड़ का एक एनुअल पैकेज है। अब उस ऑफिस में आप बहुत बार कुछ गलत होती हुई देखते हो। मान लो कि आपको ये पता लगता है कि आप जिस कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हो वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, उनका लेना देना सब दवाइयों के साथ है, और वो दवाइयों के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं जिससे वो दवाइयों को एक चीप रेट पर बना पा रहे हैं, लेकिन उसका असर लोगों के पास, लोगों के शरीर में जाने के बाद बहुत गलत होगा, या फिर उसका असर होगा ही नहीं। और कंपनी जो है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब आराम से कमा रही है, और 4 करोड़ सालाना आपको पैकेज देना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर लेकिन खुश हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यार 4 करोड़ मेरे लिए बहुत है, मैं हर साल अपना एक फ्लैट, एक बंगलो खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेटर है, मेरे माँ बाप की लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, और आप गलत चीज़ों को यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब आपके डिसीजंस जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने एमबीए की डिग्री करी, मैंने आईटी का कोर्स करा, मतलब आईटी कॉलेज में जाकर मैं एक आईटीएन हूँ, मैं वहाँ से पास आउट हूँ, तो यार मैंने तो अपनी मेहनत के बेसिस पर यहाँ पर नौकरी पाई है, सबको नहीं मिलती है। आपका डिसीजन आपको लग रहा है कि आपका इन्फॉर्म्ड है और इंटेलिजेंट है, बिकॉज 4 करोड़ का आपके किसी कलीग का पैकेज नहीं लगा, लेकिन वो आपका लग गया। लेकिन गलत चीज़ों को आप वहाँ पर, अनएथिकल चीज़ों को, जो टॉक्सिक चीज़ें आपकी कंपनी में, आपकी कॉर्पोरेट कंपनी में जो चल रही हैं, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप शांति से बैठे हुए हो, आपके डिसीजंस अनएथिकल हैं, और कल को एक ऐसे पर्सन को ये पता लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, मान लो कि आपकी मदर या फिर फादर ने बेसिकली इसी कंपनी की किसी एक दवाई को कंज्यूम कर लिया था, और आप इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे, डॉक्टर ने उनको लिख कर दी थी वो दवाई, और आपकी मदर या फादर को पैरालिसिस का अटैक आ गया, या फिर हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, या फिर अब वो सक्षम नहीं रहे नॉर्मल जीवन को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर किसी की डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये कि आपके लिए हुए टेम्पररी जो अनएथिकल डिसीजंस होते हैं, जहां पर आप एंजॉय कर रहे होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी सारी चॉइसेस इन्फॉर्म्ड है और इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत बार यू टर्न मारकर आप पे रिवर्स कर सकती हैं चीज़ें, ठीक है। अब चलो ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल में ये स्टोरी मेकिंग में ये मदर फादर को इंक्लूड कर लिया। आपको चलो पता होगा कि दवाइयाँ हमारी कंपनी की कौन कौन सी आती हैं, तो आपने अपने घर वालों को तो बचा रखा है इससे, लेकिन आप मार्केट में बिकवाते हो, उसकी बहुत मार्केटिंग करते हो, सेलिंग करते हो, ठीक है, सब कुछ करते हो। अब आप धीरे धीरे करके, दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, आपका धीरे धीरे करके प्रमोशन हो गया, और आप एक अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पर आ गए इस कंपनी के अंदर, और आपका ये जो 4 करोड़ का पैकेज है, 8 से 10 साल बाद नौकरी करने के बाद ये 8 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास आपका जो पैकेज है उसका जो रेट है वो एकदम डबल हो गया, ठीक है, आपकी लाइफ और बेहतरीन हो गई। लेकिन अब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो कि एक दिन ना छापा पड़ा आपकी कॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर, और वहाँ पर आपका बॉस, कंपनी के मालिक, सब लोग पकड़ेगा, और आप जिस पोजीशन पर थे, सारा मार्केटिंग का काम, बिकवाने का काम, सेल्स का काम आपके हाथों में था, और आप जानते थे कि आपने क्या गलत करा। अब जो है बात आपके ऊपर आई, आप भी अरेस्ट हुए, और आपके ऊपर 420 का इल्ज़ाम लगा, कोर्ट ने बहुत सारे चार्जेस लगाए, और मान लो कि आपको 7 से लेकर 8 साल की अब जेल होने वाली है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपके लिए हुए अनएथिकल डिसीजंस अगेन आपके ऊपर रिवर्ट बैक कैसे करेंगे। तीसरी सिचुएशन बहुत नॉर्मल सी हम पकड़ लेते हैं कि आप सेम 4 करोड़ के पैकेज पर हो, आप कोई एक हाई मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं हो, कंपनी में छापा पड़ा, कंपनी ही बंद हो गई, पूरा सारा इनका कॉरपोरेट जो इनका पूरा सिनेरियो था, जो सेटअप था, वो पूरा ध्वस्त हो गया, और रातों रात आपके हाथ से 4 करोड़ के पैकेज वाली नौकरी चली गई। अगेन दोबारा से फिर आप कोई नई जगह पर जाओगे, लेकिन अब आपको जो इतने अच्छी नौकरी जो ऑफर करी जा रही थी इतने ल्यूक्रेटिव प्राइस पर, क्योंकि आपको हाई प्राइस इसलिए ऑफर करा गया था, यहाँ पर अनएथिकल काम चल रहे थे और आप उसमें एक हेल्पिंग हैंड बन रहे थे, अब आपको उतने की नौकरी नहीं मिल रही है, और आपने बहुत सारी चीज़ें अपने घर पर फाइनेंस करवा रखी हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आपने डलवा रखा है, आपके बच्चे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको सालाना आप उनकी फ़ीस भरने के लिए पैसे बेच रहे थे, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल कुल मिलाकर 4 करोड़ के पैकेज के हिसाब से कर ली थी। अब रातों रात आपकी नौकरी चली गई है, आपका पैकेज ख़त्म, आपने सेविंग्स नहीं करी हुई थी, या फिर आपको आपके ऊपर बहुत अब फैमिली बर्डन और एक प्रेशर आ गया, अब आप अल्टीमेटली डिप्रेशन के अंदर जाने वाले हो। तो समझ रहे हो, आपकी चॉइसेस बहुत बार इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट होती है। मैं इतने सारे एग्जांपल्स को आपको ये देकर ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बार इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइसेस जो ये हमारी होती हैं, दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर।
हर एक इंसान को ये लगता है कि भाई मैं तो बहुत शातिर हूँ, मैं तो कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा फ्रॉड काम करते हुए या फिर लाइफ में किसी डिसीजन को लेते हुए। जैसे हमने यहाँ पर रिलेशनशिप और उसकी बात करी, यहाँ पर तो इंसान ने कोई फ्रॉड काम नहीं करा। यहाँ पर तो सामने वाले ने हमें जो नज़ारा दिखाया हमने तो वही देखा और उसके बेसिस पर उसको अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बना लिया। लेकिन ये चीज़ें सब्जेक्टिव होती है नेचर में। हमें एथिक्स का टॉपिक ये समझाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमेशा एथिक्स के बेसिस पर अपने चॉइसेस को लें, डिसीजंस को लें और उसके बेसिस पर अपनी लाइफ को गवर्न करें। अब इंसान जब भी अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को चूज़ करता है, कोई भी चीज़ डिसाइड करता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन जो इन्फॉर्म्ड या इंटेलिजेंट चॉइस जो अपनी बना रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों फ्री विल कहा जाता है। फ्री विल का मतलब ये है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपकी मानसिकता आपके हाथ में है, आपको जो करना है, जो सोचना है, जिसके पास जाना है, जिसके पास नहीं जाना है, इस चीज़ में आपके ऊपर कोई बंदिशें ना लगाए एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल डिसीजंस एंड योर थॉट्स। उस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं फ्री विल। अब फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको जैसे क्या है, साइकोलॉजी में एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, बिहेवियरिस्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, नॉर्मेटिव स्कूल, एम्पेरिकल मेथड, नॉर्मेटिव मेथड। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, रियलिस्ट स्कूल है ना। ऐसी हर एक ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन के अंदर अलग अलग तरीके के स्कूल्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी की फील्ड में भी ऐसे अलग अलग प्रकार के स्कूल्स होते हैं। तो उनमें से एक जो प्रोमिनेंट स्कूल कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले जो आया था, उसका नाम है ह्यूमनिस्ट स्कूल। ठीक है, ह्यूमनिस्ट स्कूल। अब आप ह्यूमनिस्ट स्कूल को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब ये जो ह्यूमनिस्ट थिंकर्स जो थे, ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको साइकोलॉजी के परस्पेक्टिव से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज जो कि बात करती है इंडिविजुअल को केंद्र में रखते हुए। यहाँ पर पूरी की पूरी बात हम सिर्फ इंडिविजुअल को ही लेकर कर रहे हैं। अभी हम इंडिविजुअल को समाज से या किसी और चीज़ से तो जोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए साइकोलॉजी की ह्यूमैनिस्ट स्कूल के अंदर, ठीक है, और इस स्कूल के कॉन्सेप्ट को देने वाले जो लोग हैं उनकी थ्योरीज को हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिज्म की थ्योरी। ठीक है, तो दो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके नाम थे जिन्होंने इस ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया था, ह्यूमनिस्ट स्कूल को डेवलप करा था साइकोलॉजी के अंदर। एक का नाम था कार्ल रॉजर्स और दूसरे का नाम था अब्राहम मैस्लो। कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, इन दोनों ने इस चीज़ को प्रमोट करा था, फ्री विल के कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को चेक करोगे ना साइकोलॉजी की, अब जैसे मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के बारे में भी पढ़ाता हूँ ईशा को और ऋषिका को, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी स्कूल के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में। और कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया था फ्री विल का। फ्री विल का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, एक इंडिविजुअल को ना आप कंप्लीटली फ्री छोड़ दो, उसको जो करना है करने दो, उसको जो डिज़ायर्स हैं, उसकी जो उसकी इच्छाएं मन के अंदर, उसकी जो भी फैंटेसीज हैं, कुछ भी उसको करना, उसको करने दो। ठीक है, एक दिन इससे होगा क्या कि इंडिविजुअल जो है, जितना उसे एंजॉय करना था, जो भी उसके अंदर जो फैंटेसीज घुसी हुई थी, जो भी उसका सोच विचार था, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को एकदम मज़े कर लेगा। जो भी उसे डिज़ायर्स थी उसकी उसने पूरा कर लिया उसे, और एक दिन के बाद वो इंडिविजुअल फिर वो थम जाएगा और ऑटोमेटिकली एक सही रास्ते पर चलने लगेगा। अब फ्री विल में मतलब बेसिकली कार्ल रॉजर्स अब्राहम मैस्लो ये नहीं बोला कि मतलब यहाँ पर गलत काम भी करने हैं या फिर किसी का मर्डर कर देना है या फिर आप किसी के भी साथ मतलब कोई किसी का आपने शोषण कर दिया, किसी की एक्सप्लॉयटेशन कर दी। बेसिकली एक इंडिविजुअल की जो इननेट फ्री डिज़ायर है, जिसको हमारा समाज रोकता है, हमारे माँ बाप रोकते हैं कि चुप बैठो, कम बोलो, घर से बाहर नहीं निकलना, इतने बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे। समाज हमारे ऊपर हज़ारों प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो का ये बोलना था, या फिर जो भी लोग जो भी पॉलिटिकल जो भी साइकोलॉजिस्ट और जो भी फिलोसफर्स
सपोर्ट करते हैं इस फ्री विल के कॉन्सेप्ट को, वो यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार की बंदिशें एक इंडिविजुअल की लाइफ में नहीं होनी चाहिए, उसके मन को बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री छोड़ दो, उसकी साइकोलॉजी को बिल्कुल फ्री कर दो। इसके बेसिस पर एक इंडिविजुअल इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट चॉइस ले पाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ पर इस पूरी डिस्कशन में फ्री विल के कॉन्सेप्ट में एक जो चीज़ मिसिंग है वो है नॉर्म्स। और नॉर्म्स हमेशा एसोसिएटेड होते हैं किसी न किसी सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी का हमेशा जो बेस होता है, सोसाइटी जिस चीज़ पर बनी होती है, सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है, और वो सोसाइटी का बेस को हम लोग कहते हैं वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम, राइट? यही होता है। अब नॉर्म्स एक रिटन या अनरिटन रूल्स हैं विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब आप कहोगे कि सर फ्री विल का तो कॉन्सेप्ट यही कह रहा है ना कि हमें सोसाइटी के दबाव को, उसके प्रेशर को लेकर आना ही नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, समाज के जो दूसरे गली मोहल्ले के जो अंकल आंटियाँ हो गए, हम उनके दबाव में आते हुए काम ना करें, ये तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दोस्तों ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हर एक सोसाइटी के अंदर आपको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हर एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग समाज होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होता है, विद इन द कंट्री ऑल्सो जो अलग अलग प्रकार के समाज, मतलब आप इंडिया में देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, बहुत अलग अलग प्रकार के सोसाइटी, उन सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई वैल्यूज़, उन सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ जो वैल्यू सिस्टम है, जो नॉर्म्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब आप कहोगे एथिक्स सर यूनिवर्सल होते हैं, मैं मानता हूँ यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल हम यहाँ पर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलते हैं। कभी कभार एक सोसाइटी के भी एक खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एथिक्स की दिशा अपना लेते हैं। चलो हम उसको अगर सब्जेक्ट में, जैसे हमने पढ़ा कि एथिक्स आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ओनली, एथिक्स को अगर हम हटाएं, सोसाइटी में चलो एथिक्स ना होकर लेकिन एथिकल वैल्यूज़ कुछ कुछ हो सकती हैं, मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, नॉर्म्स तो डेफिनेटली हैं। और एक इंडिविजुअल, कोई भी अगर एक इंसान इंसानी शरीर के अंदर अगर पैदा हुआ है, वो फ्री विल के बेसिस पर अगर अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर आ गया, उसको हर वो काम करना है जो उसका मन कहता है करने के लिए, उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, तो ये तो फिर एक डेफिनेशन जो है वो एक आवारा व्यक्ति की डेफिनेशन में आ जाती है कि ये पर्सन आवारा है। और सोसाइटी ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने नहीं देगी, क्योंकि सोसाइटी हमेशा ये कोशिश करती है कि हम लोग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलें। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अपने इंडियन सोसाइटी के डिस्कशन में मेरे से ये वाली चीज़ लाखों बार पढ़ रखी है, अगर आप कभी भी फ्री विल को, मान लो कि नॉर्म्स वर्सेस फ्री विल की डिबेट में अगर हम पढ़ें, ठीक है, अगर आप कभी भी फ्री विल के कॉन्सेप्ट को लेकर आओगे और नॉर्म्स को आप नहीं मान रहे हो, सोसाइटी को नहीं मान रहे हो, सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को नहीं मान रहे हो, आप किसी चीज़ को नहीं मान रहे हो, आप सिर्फ फ्री विल के बेसिस पर चल रहे हो, तो हो सकता है कि इस चीज़ के अंदर आपके एक तो पर्सनल आपको क्या लॉस होगा, आपके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। अब एथिक्स तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं और वो एक इंडिविजुअल के साथ भी जुड़ी होती हैं, तो आप हो सकता है अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। जब आपने अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करा, उसके बाद एक दुष्परिणाम क्या निकलेगा, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हो सकता है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स को वॉयलेट कर दो, और जहाँ सोसाइटी के नॉर्म्स को आपने वॉयलेट करा, तो आपका समाज आपके साथ क्या करेगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आपका होगा सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशल बॉयकॉट, आपको सहना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपना खुद का शरीर है, खुद का थॉट सिस्टम है, खुद की कॉन्शियसनेस है, मेरी खुद की चॉइसेस हैं, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इन्फॉर्म्ड है, इंटेलिजेंट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा फ्रीडम और लिबर्टी की वैल्यूज़ के बारे में बात करती हैं, अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन वो उनकी जगह पर ठीक है, हमारी जगह पर ठीक नहीं है। हम लोग भारत के अंदर अलग अलग एक जगह पर आर्टिफिशियल बीचेस को बनाकर हम अलाउ नहीं करते हैं लोगों को कि आप बिल्कुल नंगे घूमो, जैसे लोग बिल्कुल टू पीस कपड़ों के अंदर अमेरिकन सोसाइटीज़ और यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर वो बीचेस पे घूमते हैं। हम यहाँ पर सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक लड़की जो है वो अगर बिकनी पहनकर निकल जाए, लॉन्जरी पहनकर निकल जाए, कोई एक लड़का सिर्फ शॉर्ट्स में अगर कहीं निकल जाए, ये अमेरिकन सोसाइटी में न्यूडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए फ्रीडम है। लेकिन हमारे समाज में ये हमारे समाज का पार्ट कभी रहा ही नहीं है। आगे चलकर चेंज हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के डिस्कशन में जैसे हमने पढ़ा है कि हम एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, ना हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हो पा रहे हैं, ना हम पूरी तरीके से मॉडर्न बन पा रहे हैं, है ना।
आज के टाइम पर अगर आप एक कुर्ता पजामा और एक कोल्हापुरी चप्पल पहनकर किसी पब के अंदर घुस जाओ तो आपको लोग गवारी समझेंगे कि पता नहीं कहाँ से ये गमछा वमछा पहनकर यहाँ पर ये आ गया, जबकि आप पूरी तरीके से ढके हुए हो, है ना। और अगर आप भारत के गांव के अंदर निकल जाओ और आप यू मतलब बहुत आपने कुछ शॉर्ट्स पहने हुए हैं, एक लड़की ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, तो समाज उसको गलत नज़रियों से देखेगा। आपके उस लड़की के माँ बाप को कोसेगा कि माँ बाप ने कोई तहजीब कोई तालीम ही नहीं सिखाई है, और लड़की देखो कैसे मतलब इतने भी कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये भी नहीं पहनती तो एक ही बात है इसका पहनना इतने कपड़े या नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनती तो बात एक ही थी कि इसका कपड़ा पहनना ना पहनना एक ही है। तो आप जानते हो कि समाज हमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार से रहन सहन सिखाता है। तो हर एक समाज के जो नॉर्म्स हैं ये तो हम जान ही चुके हैं अभी तक इंडियन सोसाइटी की डिस्कशंस में और अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर, कि कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट हर एक समाज की जो अपने खुद के नॉर्म्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन टू सिचुएशन बदलते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ कभी भी फिट नहीं हो पाती है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट एक अच्छी चीज़ है कि हम इंडिविजुअल को बेसिकली एक फ्रीडम से जीने दें, उसके मन के अंदर जो भी ख्वाहिश है उसे वो पूरी करने दें। एक इंडिविजुअल अगर एक कैसे भी करके वो अपनी लाइफ को बिताना चाहता है तो समाज का प्रभाव ना पड़े उसके ऊपर। आजकल आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, दे आर मेल, लड़के हैं वो, आई एम नॉट कॉलिंग देम एज ट्रांसजेंडर या फिर गे नहीं है वो नॉर्मल लड़के हैं, बट हाईली फैशनेबल मॉडर्न सोसाइटी से इंस्पिरेशंस लेते हुए दे आर पुटिंग नील पॉलिश, या फिर वो नोज पियर्सिंग करवाते हैं लड़के। दे आर नॉट गे, दे आर नॉट ट्रांसजेंडर, उनके अंदर वो फेमिनिज्म नहीं है, मैस्कुलिनिटी है। बट अगर कोई लड़का नेल पॉलिश लगाए भारत के समाज के अंदर या फिर नोज पियर्सिंग करवाए तो वो फिर मैस्कुलिनिटी का सिंबल ही नहीं माना जाएगा। उस लड़की को फिर एक औरत की नज़रों से देखा जाएगा। कई लोग फिर कमेंट करने लग जाते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है या फिर ये थोड़ा गे है, शायद से इस वजह से ऐसा ये कर रहा है। अब वो इंडिविजुअल क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने फ्री विल को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। उसको दबाव और तनाव के अंदर कौन दबा रहा है, समाज और समाज के नॉर्म्स। और बहुत बार अगर ये किसी को लगता है कि हम समाज के नॉर्म्स को तोड़कर हम तो फ्री विल को ही मानेंगे, तो समाज मानसिक रूप से इतना प्रेशर आपके ऊपर बना देता है, आपको कोई कुछ हर्ट नहीं करेगा, शरीर में आके कोई कोड़े नहीं मारेगा, टच भी नहीं करेगा। लोगों की बातें, उनके ताने, आपका समाज से बहिष्कार होना, बॉयकॉट होना, आपका आपका क्रिटिसिज्म होना, बहुत सारे लोग अपने फ्री विल को एंजॉय करते हुए फिर उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए टॉलरेंस नहीं रखते हैं। फिर अगर टॉलरेंस क्या मतलब, एक्सेप्टेंस नहीं रख पाते हैं। अगर आप समाज के नॉर्म्स को तोड़ रहे हो फिर इतनी दम भी रखो कि जब समाज के लोग आपको गलत चीज़ें बोलेंगे तो आप उनको सहन करने की एक सहन शक्ति भी रखो। काफ़ी लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे, टॉप मॉडल्स, लड़के हों लड़कियां, आप उनको कभी सर्च करके देखना, एक लिस्ट निकालना, आपको इतने नाम मिलेंगे हर साल ये और हर महीने आपको नाम मिलेंगे कि दे वर वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन कहते हैं ना, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं तो एक वर्ड चलता है उसके लिए सोशल मीडिया पर कि किसी का मजाक जिसको बनाया जाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, किसको ट्रोल करा जा रहा है। अब ऐसे वर्ड आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। ये जेंजी वर्ड्स ना, रेड फ्लैग, ट्रोल, ये यूपीएससी के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। यूपीएससी के चेकर जो हैं आज भी वो बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, ये फालतू बातें वो सहन नहीं करते हैं, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि गूगल पे जाकर वो ट्रोल और ये रेड फ्लैग का मतलब निकालेंगे। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करना मतलब यानी कि वो उनको ट्रोल करा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वो ट्रोल को सहन कर नहीं पाते हैं, तो ईदर दे डिलीट पोस्ट, दे डिलीट देयर रील्स, दे डिलीट देयर वीडियोस। और कभी कभार जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ट्रोलिंग की हाइप बन जाती है उनके प्लेटफॉर्म पर, आप हर साल ये न्यूज़ पाओगे कि बहुत सारे फेमस मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्रामर्स ने सुसाइड कमिट कर ली। तो फ्री विल कभी कभार ना, मतलब आप इसको एंजॉय कर रहे हो मानसिक रूप से, लेकिन कभी कभार ये आपको मौत की तरफ लेकर जा सकता है। और उसके पीछे कारण सिर्फ यही है, समाज के जुड़े हुए नॉर्म्स
और वैल्यू सिस्टम जिसको आपने तोड़ने की कोशिश करी और समाज ने बिना टच करे आपकी जान ले ली। समझ रहे हो? अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एथिक्स का सुझाव दिया जा रहा है कि हमेशा हमें एथिक्स के बेसिस पे चलना चाहिए, क्योंकि देखो एथिक्स में फिर क्या होगा ना, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं एथिक्स, तो सिचुएशन टू सिचुएशन बदल नहीं रही है। तो एथिकल पर्सन के अंदर फिर एक इतनी समझ आ जाती है कि कैसे हमें अपने आप को गवर्न करना है। सिमिलर सेम टाइम पर फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हुए, देखो फ्री विल को हर कोई थोड़ी मात्रा बड़ी मात्रा के अंदर एंजॉय करता है, लेकिन जब कार्ल रॉजर्स अब्राहम मैस्लो ने कॉन्सेप्ट दिया था, या जब ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जब फ्री विल के कॉन्सेप्ट की बात होती है, और जहां पर ये एथिक्स के अंदर, अभी एथिक्स के अंदर बात होती है, यानी कि फिलोसफी के अंदर भी ये स्कूल है ह्यूमनिस्ट स्कूल। तो कार्ल रॉजर्स अब्राहम मैस्लो हालांकि साइकोलॉजी के स्कूल से जुड़े हुए थे, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, लेकिन फ्री विल का ओवरऑल कॉन्सेप्ट जब इंडिविजुअल को केंद्रित रखते हुए जब बात करता है, तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक इंडिविजुअल को कंप्लीट लिबर्टी देनी चाहिए, ये आधा अधूरा फ्री विल नहीं होना चाहिए। लेकिन एथिक्स आपको ये समझाते हैं कि कभी कभार फ्री विल को थोड़ा सा डाउनग्रेड अगर आपको करना पड़े समाज के नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करने के लिए आपका, ताकि सामाजिक बहिष्कार ना हो और आप इज्जत के साथ समाज के अंदर इज्जत के साथ जी सको, उसके लिए कभी कभार आपको फ्री विल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये कब करना है, मतलब फ्री विल के कॉन्सेप्ट को कब बढ़ाना है, कब घटाना है, समाज के नॉर्म्स को कब फॉलो करना है, या फिर कभी कभार समाज के नॉर्म्स को भी आपको तोड़ना पड़ता है, भले ही उसके लिए आपको क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन देन यू आर एथिकली राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हमारे हिंदू सोसाइटी की पहचान थी सती प्रथा सिस्टम, लेकिन क्या वो एथिकली ठीक थी? नहीं, इट वॉज कंप्लीटली अनएथिकल। तो राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, या जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करने की कोशिश करी। अंग्रेज़ों ने भी भरपूर तरीके से साथ दिया इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब सती प्रथा जैसे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने साथ दिया, बिकॉज अंग्रेज़ हमेशा अपने आप की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप की हमेशा ये इमेज रखते थे हमारे मॉडर्न इंडिया के अंदर। हमने काफ़ी बार पढ़ा है इसको अपने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, कि दे बिलीव्ड इन एनलाइटनमेंट, दे बिलीव्ड इन मॉडर्निटी, दे डू नॉट बिलीव इन ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस। तो जब राजा राम मोहन रॉय वगैरह जी ने आवाज़ उठाई थी, समाज के लोगों ने, समाज के तत्वों ने इनका बहिष्कार करा था उन सोशल रिफॉर्मर्स का, जो कि ये मानते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से पढ़ लिख कर आ गए हैं, बाबू लोग बन गए हैं, ये तो ब्रिटेन और बाहर से होकर आ गए हैं, पढ़ लिख कर आ गए हैं, ज़्यादा ही इनको अंग्रेजीपन का भूत सवार है, इस वजह से ये समाज के हमारे जो कायदे कानून नियम है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे वो तो यही कहते थे कि ये इनह्यूमन है, ये ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन है साफ तरीके से, सती प्रथा जैसे जो सिस्टम है। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझा और उस चीज़ को बंद करवाया और कानून उसके ऊपर पास करा, जो कि आज तक बरकरार है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस हमें रखना पड़ता है, जो कि एथिक्स हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद राइटर हमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं, वी आर अवेयर डैट हमारी जो चॉइसेस, हम जो भी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, जो भी चॉइसेस हम बनाते हैं, उसके परिणाम हमारे जीवन में निकलते हैं। अब वो परिणाम एक इंडिविजुअल की लाइफ में तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभार हमारी चॉइसेस के परिणाम जो हैं वो दूसरों को भी फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो आप फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हुए आप एक ऐसी हरकत कर रहे हो, बीइंग अ लड़का इन इंडियन सोसाइटी, बीइंग अ मेल इन इंडियन सोसाइटी, यू आर पुटिंग नेल पॉलिश एंड डूइंग नोज पियर्सिंग। अब ये चीज़ अभी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन सोसाइटी के अंदर। आप कितने भी अल्ट्रा मॉडर्न हो जाओ, आप दिल्ली जैसी जगह में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग आपको देखकर हंसेंगे, बातें बनाएंगे। तो एक तो परिणाम आपके ऊपर निकला कि यू आर गेटिंग ट्रोल्ड। उसके अलावा दूसरों के ऊपर कैसे निकला, वहीं पर अगर समाज के, सोसाइटी के, आपके गली मोहल्ले के कोई अंकल आंटी अगर आपको ये वाला काम करते हुए देखें, तो वो आपके पेरेंट्स को बेसिकली कोसेंगे कि माँ बाप जो हैं उन्होंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और बच्चा देखो औरत जैसी हरकतें करने लगा है। इस तरह की बातें जो हैं आपकी हरकत की वजह से आपके माँ बाप को सुननी पड़े। अब यहाँ पर देखो, सही और गलत के पैरामीटर्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं सही और गलत की, फ्री विल एक इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर 100% मैनर में बात करता है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको दबाने का काम करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स। अब सारे नॉर्म्स ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है एक तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पर कि
जैसे जो इंडिविजुअल नेल पॉलिश और नेल पियर्सिंग करवाने का सोच रहा है, तो उसको हमें पता है कि उसको सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानना है, और वो ये इंडिविजुअल अपने मन के अंदर ये सोच रहा है कि समाज कौन होता है मेरे को सिखाने वाला कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं उनके बाप के पैसों से ये वाला काम कर रहा हूं क्या। वो इंडिविजुअल अपनी जगह ठीक है, सोसाइटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी कभार उसकी कॉन्सिक्वेंसेज इंडिविजुअल के लिए, हमारी चॉइसेस जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके परिणाम, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर जो रिजल्ट्स और आउटकम्स आपको बता रहा हूँ वो शायद से नेगेटिव साउंड कर रहे होंगे। वो परिणाम कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब आपने कोई एक चॉइस ली कि यू हैव मेड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड आप बहुत आपका एक जैकपॉट लगा और आप करोड़पति अरबपति हो गए, लेकिन आपने अपना बंगलो, अपनी महंगी गाड़ी, अपनी आलीशान ज़िंदगी को बिताने से ज़्यादा बेटर ये समझा कि आई शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी। तो आपने एनजीओ खुलवाया, गौशाला खुलवाई, अनाथ आश्रम खुलवाया, आप डोनेट करते हो, आप चैरिटी करते हो। तो अगेन आपने यहाँ पर एक चॉइस ली, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, दूसरे आपको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। आपके खुद के ऊपर क्या निकलेगा कि आपको ये वाला काम अच्छा लगता था करना, आपसे किसी ने छीने नहीं पैसे, आपके सर के ऊपर बंदूक नहीं रखी कि डोनेशन दो, चैरिटी दो, ये वाला काम आपने मन से करा है, और आप अपनी एज ग्रुप के लोगों के लिए हो सकता है एक मिसाल बनो, सरकार आपको प्रोत्साहित करे, आपकी समाज के अंदर आपकी तो इज्जत बढ़ेगी बढ़ेगी, आपके माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाए। तो यहाँ पर समझ जाना कि मैं हर प्रकार के एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम इंडिविजुअल की चॉइस की बात कर रहे हैं, अच्छी या बुरे परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 100% तरीके से सोसाइटी भी कभी ठीक नहीं होती। अगर ऐसा होता तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या सती प्रथा चीज़ गलत है। मतलब एक लड़की का पति तो मर गया है, उसकी बॉडी को जलाया जा रहा है, चलो वो ठीक है कि वो मर गया तो जलना तो है ही, लेकिन उसकी वाइफ को जिंदा, वो तो जिंदा है, उसको क्यों बिठा रहे हो चिता पर। ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। और एक इंडिविजुअल फ्री विल के चलते कभी कभार इतनी एक्सट्रीम लेवल में हो सकता है अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम को एंजॉय करने लगे कि समाज पर वो एक गलत इंपैक्ट छोड़ने लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ्री विल के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप जस्टिफाई करने लगो लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को, अब उस लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट के अंदर गलत क्या है सही क्या है हम ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मान लो आप लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे, और एक लड़की उस लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए एक लड़के ने उसको वादा करा था कि वो उससे शादी करेगा, और वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने बच्चा पैदा कर भी लिया। अब शादी की जहाँ पर बात आई तो लड़का ये कह रहा है मैं पीछे हट रहा हूँ तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, एंड मैं अपने वचनों से पूरा पीछे मुँह कर रहा हूँ। अब आप जो लिविंग रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले आपने बच्चा कर लिया, समाज के सारे आपने ताने सुने, आपके मम्मी पापा ने गालियाँ सुनी कि कैसी लड़की तुमने पैदा करी है, किसी और के साथ बिना शादीशुदा होकर कमरे में रह रही है, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन उस लड़की को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक आश्वासन ये था कि इस लड़के ने मुझे वचन दे रखा है शादी करेगा। फ्री विल के चलते वो जो करना था उसको वो करती चली गई, वो लड़का जो करना चाहता था वो करता चला गया। दोनों फ्री विल के कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक पर्सन बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाला है, और शायद से हो सकता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। तो फ्री विल कभी कभार आपको मौत की तरफ भी ले जाता है, और फिर समाज क्या बोलेगा, ये तो हो नहीं था, ये तो हमें पता ही था, और तोड़ो सोसाइटी के नॉर्म्स को, और बनो ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न, ये चीज़ है। और इससे कभी कभार आप एक सोसाइटी के अंदर एक गलत चीज़ भी छोड़ते हो, क्योंकि आप सोसाइटी के लोगों को फिर एग्रेशन से रोक नहीं पाओगे। आप अगर किसी रूरल एरिया के अंदर एक अल्ट्रा मॉडर्न वे में आप न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हो, आप नंगेपन को प्रमोट कर रहे हो, आप कैसे भी कपड़े पहनकर निकल जा रहे हो। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब कोई बहुत अतरंगी तरीके से कपड़े पहनता है, कोई लड़का या लड़की, पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं कि आप यहाँ पर जो है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर लोगों के बीच में पब्लिक प्लेसेस पर आप एक मॉरल डिसेंसी शो नहीं कर रहे हो, कि कपड़े उतार कर नहीं घूमना है आपको यहाँ पर। अब इंडिविजुअल चैटने क्या लग जाता है, मेरी मेरी मर्जी, तेरे बाप के पैसे हैं क्या, ये हैं क्या, वो क्या है।
लेकिन आज भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना इस चीज़ को। फ्री विल का वो आइडिया आपका है कि भाई आप तो नंगे घूमो, आपकी बॉडी, आप ये कह रहे हो, लेकिन इससे बाकी लोगों की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो सकती हैं, क्योंकि वो ये मान सकते हैं कि जो समाज के लोग अभी नहीं हैं वो आप जैसे लोगों को देखते हुए वैसा बनने की कोशिश करेंगे। एंड कहते हैं ना कि जैसे वन रॉटन मैंगो स्पॉइल्स द होल बास्केट। तो जो हमारे समाज की पहचान है ही नहीं, हमारे समाज की पहचान कभी भी ये नंगापन दिखाना, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, ये समाज की पहचान कभी है ही नहीं हमारे, ये हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट था ही नहीं। ये तो बोरोड प्रिंसिपल है ना। और हम इस चीज़ को भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल अगर मान लो कि खुद से लविंग पार्टनर को अपने चूज़ नहीं कर रहा है, घर वालों के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज उसने करी, तो उसका जीवन अच्छा चलेगा, क्या वो डाइवोर्स का शिकारी नहीं बनेगा, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ अल्ट्रा मॉडर्न वे में इंडिविजुअल फ्री विल को यूज़ करते हुए एंजॉय कर रहा है, समाज ऐसे इंडिविजुअल को जीने तो नहीं देगा। और यहाँ पर समाज की डेफिनेशन में कभी कभार बहुत खतरनाक नाम आ जाते हैं, लाइक बजरंग दल एंड हिंदू महासभा, है ना। तो वी आर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव फॉर आवर एक्शंस। हमें पता होता है कि हमने जो भी एक्शंस लिए हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से लिए हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से पता होती है। लेकिन अब देखना राइटर क्या कह रहे हैं, वी डू नॉट हैव रिलायबल इनहेरेंट नॉलेज या इंस्टिंक्ट्स। कहने का मतलब ये है, आप अपनी मम्मी के पेट से पैदा होने के पहले ये सीख कर पैदा नहीं हुए हो। आप महाभारत के अभिमन्यु नहीं हो जिसने चक्रव्यूह की रचना करना अपनी मां के पेट में ही सीख लिया था। आपको अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस लेना आते हैं, जिसको आप इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट मानते हो। आप फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर सकते हो। समाज की नॉर्म्स को मानना या ना मानना आपकी मर्जी। आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है, लेकिन आपके पास एक रिलायबल इनहेरेंट पहले से बसी हुई, जिसके साथ आप पैदा हुए हो, ऐसी नॉलेज या ऐसे इंस्टिंक्ट्स आपके है ही नहीं, आपके अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल प्रमोट करें और उसको फ्लरिश करने में मदद करें, यानी कि शांति से जीने दें और वो शांति से जिए। और ये कैसे होगा, मतलब कहने का मतलब ये, इस लाइन का मतलब यहां पर ये है, किसी भी इंडिविजुअल को ये परफेक्ट नॉलेज नहीं है पैदा होने से पहले कि उसको बैलेंस कैसे करना है अपने फ्री विल और अपने सोसाइटल नॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि एथिक्स के साथ, कहने का मतलब ये राइटर यहाँ पर हिडन चीज़ है कि ये जो आपको बताना चाह रहे हैं, घुमा फिरा के जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ी सी आपको अटपटी सी लाइनें लग रही होंगी, मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एथिक्स के साथ कोई पैदा नहीं होता। ये जो इनहेरेंट नॉलेज और जो इंस्टेंट है, ये अल्टीमेटली एथिक्स ही हैं जिससे आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ को। क्योंकि फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते हुए अगर आपको माथापच्ची सहन करनी पड़े, आपको ट्रोल करा जा रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, निंदा कर रहा है, आपके माँ बाप को गालियाँ पड़ रही हैं, आप मतलब एक अकड़ में तो जी सकते हो कि मेरी मर्जी, मुझे जैसे करना है मैंने वो करा। लेकिन समाज के नॉर्म्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। सती प्रथा को जिन लोगों ने भी पहली बार चैलेंज करने की कोशिश करी थी, राजा राम मोहन रॉय वगैरह, तो नाम हमारे किताबों के अंदर फेमस हैं। कितने सारे लोगों को तो मार डाला था सोसाइटी ने कि तू है कौन, तू इस चीज़ को चैलेंज करेगा क्या, ये तो धार्मिक बात है, हमारे समाज की ये पहचान है, तुम होते कौन हो हिंदू सोसाइटी के अंदर इस हिंदू परंपरा को बेसिकली यू टर्न करवाने वाले, इसको तोड़ने वाले को, तुम, ये हमारा रीति रिवाज एक परंपरा है, तुम होते कौन इसको चैलेंज करने वाले। बहुत सारे लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया गया था। चिता के पास वो जाते थे, लड़की को बचाने की कोशिश करते थे, गांव वाले वहीं पर दूसरी चिता उस बंदे की सजा देते थे। तो वी में हैव इनहेरेंट इमोशनल डिजायर टू सर्वाइव एंड अवॉइड पेन। हर किसी के हर कोई इंसान, कोई भी बंदा या बंदी हो, वो यही चाहते हैं कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे और लाइफ में उनको साइकोलॉजिकल पेन को अवॉइड कैसे करना है। यहाँ पर पेन शारीरिक पेन की बात नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल पेन की बात हो रही है कि मतलब कुल मिलाकर बात वही है, शांति से जियो और जीने दो।
हर कोई यही चाहता है, हर किसी की यही इमोशनल डिज़ायर होती है। लेकिन अगेन बात यही है, वी डू नॉट हैव इनेट नॉलेज। इनेट का मतलब होता है जो आपके पास पहले से हो। हमारे पास ये माँ के पेट से बसी हुई कोई नॉलेज नहीं है कि हम ये चीज़ अचीव कैसे करेंगे कि हम शांति से रह रहे हैं और दूसरों को भी रहने दे रहे हैं, एंड वी आर अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, और पीसफुली हम रह पा रहे हैं। तो इसका आंसर एक चीज़ में लाया करता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी बात तो आपके पास होनी चाहिए एथिक्स, और वो एथिक्स रैशनल हो और नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी हो। और एक कॉन्ट्राडिक्टरी नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एथिक्स की डिबेट मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले करवाई थी, याद होगा आपको, है ना। तो आपके जो एथिक्स हैं वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के होने चाहिए। नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये है, एथिक्स एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपको बेयर मिनिमम जो एथिक्स है ना वो आपको फॉलो करने चाहिए। सारे एथिकल वैल्यूज को आप एक समाज के साथ नहीं जोड़ सकते, वो भले ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में वो जागरूकता ही नहीं है ना। क्या पता वो ना हो जागरूकता आपकी समाज के अंदर। अब एथिक्स के अंदर तो हम फिर फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी लेकर आ सकते हैं कि एक इंसान पैदा हुआ है, उसका खुद का शरीर है, खुद का दिमाग है, खुद का थिंकिंग पैटर्न है, उसकी आंख, नाक, कान, पैर उसके खुद के हैं, उसको जैसा करना है लाइफ में वो करने दो। लेकिन उसी फ्री विल के चलते क्या पता वो इंसान दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर दे। सोसाइटी की नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट फ्री विल के अंदर इसलिए अड़ंगे, स्पीड ब्रेकर इसलिए पैदा करता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर दो। आपके माँ बाप आपको नहीं रोक रहे नंगापन करने से, लेकिन दूसरे पेरेंट्स को टेंशन है कि हमारा बच्चा इसके जैसा ना बन जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की आवारा बने, हम नहीं चाहते कि हमारा लड़का जो है वो नेल पॉलिश लगाकर घूमे या फिर नोज पियर्सिंग करवाए। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में रहे, कल को वो हर्ट हो, प्रेग्नेंट हो जाए, एक बच्चे की हमारी लड़की माँ बन जाए बिना शादी के, और फिर वो लड़का उसको छोड़कर चला जाए। हम नहीं देख पाएंगे ऐसे अपनी लड़की और लड़के का जीवन बर्बाद होता हुआ। तो आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन कभी कभार समाज को आप जो मैसेज दे देते हो, लर्निंग दे देते हो अपनी हरकतों से, आप सिखा नहीं रहे हो उनको, कोई क्लासरूम टीचिंग नहीं दे रहे हो, लेकिन हर चीज़ हम एक दूसरे से ऐसी तो सीखते हैं। नॉर्मल सी बात कर लो यार, कपड़ों का ट्रेंड जब शुरू होता है, ठीक है, ये जब लड़कियों ने प्लाजो पहनना शुरू करे, लड़के ज़माने में बेल बॉटम की पैंट पहनते थे, आज वो बेल बॉटम एक प्रकार का प्लाजो है। तो आपको ये फैशन ट्रेंड पता कैसे लगते हैं? दो लोग को आप देखते हो, 2 से 4 को देखते हो, 4 से 8 को, 8 से 16 लोगों को पहनते हुए वो देखते हो, तो आपका मन करता है यार मुझे भी ये चीज़ अपनानी चाहिए। इट इज़ ट्रेंडिंग इन नेचर। सिमिलरली आपकी हरकतें भी बहुत बार समाज के अंदर ऐसे इंपैक्ट छोड़ देती है कि इट अगेन बिकम्स अ ट्रेंड। आपने 1990 या 2000 के दशक की कोई भी ऐसी मूवी देखी है जहां पर लिविंग रिलेशनशिप की बात हो रही हो? नहीं ना। अब लेकिन मूवीज ऐसी बन जाती हैं जहां पर लिविंग रिलेशनशिप की बात होती है, वेब सीरीज का पूरा फंडा इसके ऊपर है। और पहली बार बॉलीवुड में इस कॉन्सेप्ट लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को जब प्रमोट करा गया था, डैट वॉज मूवी ऑफ लुका छुपी, जो कि 2019 में आई थी, कार्तिक आर्यन एंड कृति सैनन की। तो मूवीज भी हमेशा समाज की वास्तविकता के ऊपर ही तो बनती हैं। और उसमें क्या दिखाया गया था, जो कृति सैनन के फादर होते हैं संस्कृति रक्षा मंच नाम की एक पार्टी चलाते हैं, और जितने भी कपल्स लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं धूड़ धूड़ कर उनको पकड़ते और मारते हैं। तो अ रैशनल एंड नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एथिक्स हमारी हेल्प कर सकते हैं टू मेक बेटर चॉइसेस रिगार्डिंग आवर लाइफ्स एज वेल एज सोशल वेलबींग, कि समाज में आप शांति से रह पाओ, उसको सोशल वेलबींग बोला जा रहा है। समाज के लोग आपको बहिष्कार ना करें, आपको ट्रोल ना करें, आपको आत्महत्या ना करनी पड़े, या फिर आपकी जान ना ले लें बजरंग दल, संस्कृति रक्षा मंच, हिंदू महासभा जैसी पार्टीज के लोग। तो ये पूरा फंड आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? बताओ, कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।